जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और साइंस मैथ, ये तीनों वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन भी हम धीरे धीरे इस चैनल पे देखेंगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। स्पेलिंग ज़रूर याद रखें, कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। GRAMMER, ग्रामर वो इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटर्स, जिसे हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर जो होता है इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे हमारे बॉडी सेल से बने होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज, लिटरेचर, व्हाटएवर, ये टोटल लेटर्स यानी कि अक्षर से बने हुए होते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स को दो टाइप का दिखाया गया है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। हिंदी में ऐसा नहीं है कि अ आ इ ई उ ऊ स्मॉल और कैपिटल हो, बट यहाँ पे ऐसा है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों ही 26 होते हैं, खाली उनके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी बड़ा होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा छोटा होता है। डी, E, F, G, H, Z, आप जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन बेसिक की बात हो रही है इसीलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए A, B, C, D, E, F, G, H से Z तक। जब इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो हम ये समझ रहे हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वॉवेल्स इसमें 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ये वॉवेल्स होते हैं, इन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। अब वॉवेल्स का यूज क्या है, इसके बारे में हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे A, N, द या दी का यूज करना हम सीखते हैं। फिलहाल तो अभी यही समझिए कि वॉवेल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इसके अलावा सेमी वॉवेल्स होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स, 5 वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A, E, I, O and U are called consonants। सेमी वॉवेल्स किसे कहा जाता है? सेमी वॉवेल्स, W and Y are called सेमी वॉवेल्स। W और Y को हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। When they are in the beginning of a word, they are called consonant। जब ये किसी वर्ड के बिगनिंग यानी कि शुरुआत करता है, जैसे कि WATCH, वॉच, तो ये एक प्रकार से कॉन्सोनेंट का काम करता है। When they are not in the beginning of a word, they are called vowels। और जब ये किसी भी वर्ड के बिगनिंग में नहीं होता है, शुरुआत में नहीं होता है, तो उसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। अब वॉवेल्स के बाद आता है वर्ड्स। इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, अदरवाइज सिंपल समझते हैं कि जब हम अल्फ़ाबेट्स को ऐड करते हैं
उससे जो भी एक शब्द बनता है या फिर वर्ड बनता है जिसका एक सार्थक मीनिंग हो, सार्थक मीनिंग मीन्स कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे कि B + O + Y यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स को हमने ऐड किया, बॉय बन गया। बॉय का मतलब लड़का, एक सार्थक मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए यह वर्ड कहलाएगा। अब बॉय को ही हमने इस प्रकार से लिख दिया O + Y + B, OYB, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये एक वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक सिस्टम में नहीं है, यानी कि एक अरेंजमेंट जो है इसका गलत है, इसीलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अल्फ़ाबेट्स इसमें भी जुड़ रहे हैं, लेकिन तरीका गलत है, इसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए था जो नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। इसका एक सार्थक मीनिंग निकल रहा है, बॉय का मतलब लड़का, तो इसीलिए ये शब्द या फिर वर्ड कहलाता है। शब्द वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को स्वर और व्यंजन कहते हैं। थोड़ा सा बात दिमाग में रखना ये है कि इंग्लिश ग्रामर में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में 52 और संस्कृत में 56। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। हिंदी उससे टफ है, 52 लगभग डबल, और संस्कृत 56। संस्कृत का व्याकरण सबसे बड़ा है हिंदी से भी, ये विद्वानों का कहना है और जनरली हम समझ भी रहे हैं। देख के ही पता चल रहा है, जहाँ अल्फ़ाबेट्स कम है उसे सीखना उतना ही आसान होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा होते हैं उसे सीखना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए इंग्लिश बहुत ईजी है, धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे। वर्ड्स के बारे में हमने समझ लिया, तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. A word or a group of words which makes complete sense is called a sentence. यानी कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि झुंड में ही आए, बहुत सारा हो सकता है कम भी हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, कहीं पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हम लिखते हैं तो उसका एक सार्थक मीनिंग हो, यानी कि उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल रहा हो पॉजिटिव। अब यहाँ भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई स्कूल गो टू, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई स्कूल गो टू, आई स्कूल गो टू, मैं जाता हूँ स्कूल, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, हम समझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। ग्रामर छोड़ दे तब तो सही है, ग्रामर अगर छोड़ देते हैं हम तब तो सही है। समझाना है किसी को तो कुछ भी स्पोकन में बोल के चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकल जब हम देखें तो ये मिस्टेक आती है। यही यहाँ पे प्रश्न था कि क्या ये सही है या गलत, तो ऑफ कोर्स गलत है। दूसरी बात, सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को 2 पार्ट में
डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो ये राम जो है इस सेंटेंस में काम कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी पार्ट जो है इसका, बाकी जो पार्ट्स है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट यहाँ पे राम जो है काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है, हिंदी में से हम कर्ता भी कहते हैं। और ये बाकी पार्ट जो भी है राम के अलावा, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहे हैं, तो देखने में क्या बुराई है। चलिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने बात कर लिया कि किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य किरदार निभाता है, यानी कि जो मेन होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी पार्ट जो उसके द्वारा किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। काफ़ी ये लेंदी चीज़ है, लेकिन चलिए उससे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं कि सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, एन ओल्ड बेगर विथ अ स्टिक इज कमिंग। यहाँ पे देखिए एन डिटरमाइनर है, एन जो है डिटरमाइनर है, बता रहा है कि कितने हैं, संख्या बता रहा है एक तरीका से। क्वालिफायर उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा है, बूढ़ा है, जवान है, वॉटेवर। बेगर यहाँ पे मेन वर्ड है, क्योंकि अगर यही नहीं तो उसका संख्या क्या, और वो जवान है या बूढ़ा, उससे क्या मतलब पड़ता है। तो मुख्य भूमिका में ये है, इसीलिए मेन वर्ड इसे कहते हैं। और बाकी जो कुछ भी है यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं, जो नॉन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता के बारे में बताए, यानी कि दोनों के बारे में बताता है, चाहे वो तारीफ ही समझिए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। विथ ए स्टिक, यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी है उसके पास एक स्टिक है। इज कमिंग, अब ये लास्ट का जो पोर्शन है इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इज कमिंग मतलब आ रहा है। तो आपने देखा सब्जेक्ट्स के भी पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव, और उसके बाद जो भी बचा वो प्रेडिकेट। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो, बाकी प्रेडिकेट को दिखा सके हम। ही मेड मी एंग्री, ही मेड मी एंग्री। इंसान कभी खुद से गुस्सा होता नहीं है, लेकिन दूसरे पे ब्लेम लगा देता है कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अगर अपने सेंस ऑर्गन्स पे आपका कमांड हो तो कभी भी गुस्सा नहीं होंगे आप। कृष्ण भगवान को देखा होगा, हंसते ही रहते हैं। खैर, ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। पास्ट का सेंटेंस है, मेड। अब देखिए, ही तो हो गया सब्जेक्ट, मेड वर्ब, काल को बता रहा है, टेंस को बता रहा है, मी ऑब्जेक्ट, एंग्री कंप्लीमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये तीनों ही प्रेडिकेट के पार्ट हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। अभी तक हमने पार्ट देखे, अब प्रकार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में या फिर फॉर्म के रूप में कितने टाइप का होता है, तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। 4 टाइप्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 टाइप ही दिखाया है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? वह सेंटेंस
जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। या फिर एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब हो, या फिर जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? जिसका पूर्णतः अर्थ निकल जाए। यानी कि अगर कोई छोटा सा सेंटेंस है, जैसे कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो आप देख रहे हैं इसका पूरा मतलब निकल रहा है, पूरा सेंस निकल रहा है, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। तो देखिए, हमने समझ लिया कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। या फिर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, या फिर जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। तीनों तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, सी रीड्स अ बुक। सी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। रीड एक वर्ब है। अ बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। भले ही इसमें 2 वर्ड्स हैं, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस में आएंगे। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ 2 वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। मेन वर्ब, प्लेइंग, आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे प्लेइंग एक ऑलरेडी वर्ब है ही, तो ये आर क्या है? तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आखिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें होते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। या फिर दूसरे माध्यम से अगर हम चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, ये कैसे वर्ड्स होते हैं? तो चलिए कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड, अब देखिए, एंड, बट, एज वेल एज, स्टिल, एट, व्हाइल, सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और अदरवाइज, ये जो वर्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं किसे हैं। जैसे गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाया। मैन मेड द टाउन, इंसान ने शहर बनाया। दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज का काम कर रहा है। यहाँ पे दोनों का सार्थक मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये कंपाउंड कब होगा? गॉड मेड द कंट्री, प्रिंसिपल क्लॉज, मैन मेड द टाउन, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी कि ये जो जोड़ने का काम किया है, ऐड काम किया है, इसके वजह से ये प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एंड, ये पूरा सेंटेंस अब हम कैसे पढ़ेंगे? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। इसी प्रकार से काफ़ी वर्ड्स जो ऊपर में हमने देखे हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, 1 प्रिंसिपल क्लॉज, एटलीस्ट 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, तब हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज
और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। कहने का मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी प्रकार से इसके भी कुछ वर्ड्स होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसे कहते हैं हम, उससे जुड़ा हुआ हो। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते किसे। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स। अब देखिए ये कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ, दो, ऑल्दो, अनलेस, लिस्ट, so much, so that, as soon as, provided, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, when, what, who, whom, whose, until, as long as, in case। अब मैंने इसे पढ़ दिया ताकि प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चले। अब देखते हैं ही इज़ द बॉय। आप देख रहे हो कि ही इज़ द बॉय, कहने का मतलब ये है कि एक ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, हु स्टॉल माई पेन, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, हु स्टॉल माई पेन ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। देखिए इसे अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ही इज़ द बॉय हु स्टॉल माई पेन। यहाँ पे जो हु है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब हमने इसे एक साथ दिखा दिया, इसीलिए हमने उसे उस क्लॉज को नाम दे दिया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर हु अकेला हो तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए मीनिंग के आधार पे, वहाँ पे स्ट्रक्चर और फॉर्म के आधार पे हमने देखा 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, और यहाँ मीनिंग और सेंस के आधार पे सेंटेंस जो है 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम क्वेश्चन मार्क जिसके पीछे में लगाते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड्स जिसमें देते हैं, कमांड्स का मतलब जिसमें हम ऑर्डर देते हैं किसी भी चीज़ को एक्शन करने के लिए। स्कूल में आप देखते होंगे स्टैंड इज अटेंशन, वो भी एक कमांड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिस सेंटेंस में हर्ष, उल्लास ऐसे शब्द आते हैं तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें इच्छा जाहिर करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए अब मीनिंग और सेंस के आधार पे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव सेंस निकले या फिर निगेटिव सेंस निकले, जिसमें इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का मिल रहा हो हमें, उसे हम असर्टिव और स्टेटमेंट कहते हैं। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और चलते हैं देखते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स क्या होता है। इसके 2 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये एक पॉजिटिव सेंस है। आप सोचोगे डूबता है, ये कौन सा पॉजिटिव सेंस है? फिर अगले सुबह उगता भी है, इसीलिए ये पॉजिटिव सेंस है, घबराने की बात नहीं है। निगेटिव सेंटेंस, यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, जाते थे, डिड है यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो इसमें निगेटिव पता चल रहा है, इसमें पॉजिटिव ही पता चल रहा है, इसमें निगेटिव ही पता चल रहा है। क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों में पता चल रहा है? ऐसा नहीं है, इसीलिए हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है जिसमें या तो पॉजिटिव सेंस पता चल जाए या फिर निगेटिव सेंस पता चल जाए। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन। जनरली हम देखते हैं कि नर्सरी यूकेजी के बच्चों को भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और ये इंटेरोगेटिव मार्क हाथी का सूंड, इसको याद रखिए, जिसके पीछे लगा हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें हम कमांड्स की बात करते हैं, कमांड्स की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, यानी कि निषेध। निषेध का मतलब, निषेध या फिर प्रोहिबिशन यानी कि प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है कि अगर ये लिखा हुआ हो उसके नीचे कोई भी चीज़ लिखा हो, जैसे कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है तो आप नहीं करना है वहाँ पे। या कोई भी चीज़, जिस चीज़ के बारे में लिखा हुआ हो वो वहाँ पे मना होता है, वो गैर कानूनी है, उसे हम नहीं कर सकते वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। बी क्वाइट, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। हैव मर्सी अपॉन अस, इसमें एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब रिक्वेस्ट इंसान से भी किया जा सकता है और भगवान से भी। ऑर्डर सिर्फ इंसान को ही दिया जा सकता है, भगवान को नहीं। नेवर टेल अ लाई, यानी कि इसमें एक एडवाइस है कि झूठ मत बोलो भैया। डू नॉट मेक अ नॉइज, देखते होंगे जब आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर मंदिर में, मंदिर को तो छोड़िए, वहाँ पे कभी कभी शोर होता भी है। स्कूल में या फिर कुछ ऐसे जगह जहाँ पे शांति बनाए रखना जरूरी है, वहाँ ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है, डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो ये शब्द जो है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। इसमें वंडर, आश्चर्य, सौरव, दुख, एडमायरेशन यानी कि तारीफ, जॉय खुशी, एटसेट्रा, इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। जैसे कि ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ये तारीफ का वर्ड है, खुशी की बात है। अब इंग्लिश है, ब्रेवो बोला जा रहा है। हमारे यहाँ चवाश, सवास, वॉटेवर, जो भी समझिए, इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब ये अलाश, ही इज़ नो मोर, हम लोग बोलते हैं हे भगवान अब वो नहीं रहे, इंग्लिश में बोलते हैं अलाश, ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा। लास्ट सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें डिजायर हो। जिस सेंटेंस में डिजायर हो, यानी कि डिजायर मतलब दिल से इच्छा हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घ आयु हो, भगवान करे तुम्हारा उम्र बहुत लंबा हो। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर वर्ड के पीछे लगा हुआ होता है। आई, छोटे आई को जस्ट पलट दीजिए, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पहला क्लास था या फिर पहला वीडियो है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।